नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने ये कार्रवाई ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और परिवहन में कथित रूप से शामिल होने की वजह से किए है। ये कदम ट्रंप प्रशासन के अधिकतम दबाव अभियान यानी मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वित्त विभाग ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट अवैध शिपिंग नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया जाता है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत अमेरिका ऐसे नेटवर्क पर एक्शन ले रहा है जिससे ईरान की कमाई के जरिए को रोका जा सके। यूएस वित्त विभाग ने कहा कि आज जिन पर बैन लगाया गया है उनमें यूएई और हांगकांग के ऑयल ब्रोकर, भारत और चीन के टैंकर ऑपरेटर और मैनेजर, ईरान की नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के हेड और ईरानी ऑयल टर्मिनल्स कंपनी शामिल हैं। इनकी वजह से ईरान की अस्थिर करने वाली गतिविधियों में वित्तीय मदद मिली है। जिन 4 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया है उनके नाम हैं फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी जो कि नवी मुंबई के है, बीएसएम मैरीन एलएलपी दिल्ली एनसीआर, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली एनसीआर और कॉस्मोस लाइंस इंक तंजावुर। ईरान को अपने ऊपर हमले का डर सता रहा है और इसे देखते हुए उसने अपने न्यूक्लियर साइट्स पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया है। इजरायल और अमेरिका के संभावित हमले के डर से ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों के आसपास सुरक्षा में इजाफा किया है। उसने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। इस बात की जानकारी ब्रिटेन के द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने दी है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस साल प्रमुख ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की इजरायल की कथित योजना के बारे में जो बाइडेन और ट्रंप दोनों प्रशासनों को आगाह किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान सालों से अपने परमाणु साइट्स को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन पिछले साल इजरायल के पहले हमले के बाद से इसमें और तेजी आ गई है। वहीं ईरान ने भी वैश्विक मंच से इजरायल को आश्चर्यजनक परमाणु चेतावनी दे दी है और दुनिया से तेल अवीव को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की मदद के बदले उसके नेचुरल रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच की मांग की, जिसके बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मतभेद बढ़े थे। हालांकि यूक्रेन तो मान गया है, डील करीब है, लेकिन अब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को रूस ने अमेरिका को ऑफर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी कंपनियां रूस में आकर्षक व्यापारिक सौदा यानी ल्यूक्रेटिव बिजनेस डील्स कर सकती हैं और यहां तक कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रेयर अर्थ्स के खनन में भी मदद कर सकती हैं। पुतिन ने रूसी टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के पास यूक्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ धातुएं यानी रेयर अर्थ मेटल्स हैं और मॉस्को उन भंडारों को विकसित करने में अमेरिकी सहित हमारे विदेशी भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा ये ऑफर रूस के कब्जे वाले यूक्रेन पर भी लागू होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कंपनियां साइबेरिया में एल्यूमिनियम उत्पादन को विकसित करने में मदद करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर अमेरिका इस ऑफर को मानता है तो ये रूस के यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे को मान्यता देने के समान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को व्हाइट हाउस में जो किया उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। उन्होंने ट्रंप को उनके ही घर में चुप करा दिया। बेशक ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। सोमवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की तो इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। ट्रंप लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में केवल वॉशिंगटन ही खर्च कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका कंगाल हो रहा है। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के वित्तीय सहायता की जगह पैसे उधार दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सामने ही उनके दावों को धज्जियां उड़ा दी और उनकी बोलती बंद कर दी। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद की थी, इसके बदले में वो अब पैसे वापस ले रहे हैं। इस पर इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको सही करता हूँ, यूरोप ने यूक्रेन को पैसा दिया था और अब वो उसे ही वापस ले रहा है। इस दौरान ट्रंप चुप रहे और हामी भरते रहे। ट्रंप की बाह पकड़ते हुए उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहें तो हमने कुल खर्च का 60% हिस्सा लगाया। ये लोन गारंटी के तौर पर था। यूरोप में हमारे पास 230 अरब डॉलर के रूस के एसेट्स हैं जिन्हें फ्रीज किया गया है, लेकिन ये लोन के एवज में नहीं है। ये रूसी प्रॉपर्टी है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसी वजह से वो फ्रीज हैं। उन्होंने आगे कहा ये रूस की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन को मिली मदद की रकम वापस करे।
हमारी जब अंत में रूस से बात होगी तो हम कहेंगे कि वो लोन की रकम वापस करें। रूस को ये रकम वापस करनी होगी। इस पर ट्रंप ने कहा, अगर वो ऐसा करेंगे तो ये सही है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि उन देशों को उनका पैसा तो वापस मिल रहा है, लेकिन हमें अपनी पूंजी नहीं मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। उसने संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव पर रूस का साथ दिया, जिसमें तनाव कम करने, शत्रुता को जल्द खत्म करने और यूक्रेन में युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान करने का ऐलान किया गया। संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव में यूक्रेन से रूस की सेना की वापसी की मांग की गई थी और लड़ाई की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव पर जब मतदान की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करते हुए रूस के साथ खड़े होने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव यूरोप के कई देशों की तरफ से लाया गया था। इस मतदान के दौरान भारत ने अपने आप को मतदान से दूर रखा। रूस ने कहा है कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान के बाद यूक्रेन में युद्ध पर अमेरिका के रुख में बदलाव का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस कदम को शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करने की अमेरिका की वास्तविक इच्छा के सबूत के रूप में दिखता है। पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका बहुत अधिक संतुलित रुख अपना रहा है, जिसका उद्देश्य वास्तव में यूक्रेन संघर्ष को हल करने की कोशिश करना है। हम इसका स्वागत करते हैं। पिछले साल यानी 2024 में यूरोप ने जितनी मदद यूक्रेन को की थी, उससे अधिक उसने रूस से ईंधन खरीद लिया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार यूरोपीय संघ के 27 देशों ने यूक्रेन को जितनी वित्तीय मदद दी, उसकी तुलना में रूस से ईंधन खरीद लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोपीय संघ ने 2024 में लगभग 21.9 बिलियन यूरो का रूसी फॉसिल फ्यूल्स खरीदा, जबकि यूक्रेन को वित्तीय मदद में लगभग 18.7 बिलियन यूरो ही दिए। बिहार में जमानत के मामलों के अनावश्यक रूप से लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प लेकिन चर्चित टिप्पणी की। ये मामला नंदन महतो बनाम बिहार राज्य का है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस तरह के लंबित रहने के कारण ही बिहार में शांति है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तब की है जब एक वकील ने बताया कि बिहार में जमानत के मामले अक्सर 9 महीने तक लंबित रहते हैं। उन्होंने कहा कि कृपया निर्देश दें कि ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लानी चाहिए। इसके जवाब में जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की, इसीलिए बिहार में कुछ शांति है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें अदालत से ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिख विरोधी दंगे से जुड़े दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा मिलने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। तिलकनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने कहा है कि बीजेपी के नेता इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि हमने एसआईटी बनवाई और एसआईटी ने इस केस की जांच की। आज मुख्य दोषी को सजा मिली। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस से संबंधित कई लोग 1984 के सिख विरोधी दंगे में शामिल रहे हैं। जर्नैल सिंह ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि आपकी एसआईटी के काम करने की वजह से 1984 के कातिलों को सजा मिलेगी या मिल रही है, तो उन सभी नेताओं को भी सजा मिलनी चाहिए जो कि सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस से संबंधित हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सज्जन कुमार का बड़ा केस है, हमें आज राहत मिली। सारे केस कांग्रेस के वक्त के हैं और इसे दबाकर खत्म कर दिया गया था। पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि एसआईटी बनाकर इन लोगों को जेल में डालूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गिद्ध और सुअर से तुलना करने पर सियासी पारा हाई हो गया। अब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि गोरखपुर में गिद्ध के लिए क्या बनवाया गया है, ये बताएं। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया गया है। गिद्ध कहकर किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उन लोगों को कर रहे थे जिनका कोई अपना खोया था? क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? अखिलेश ने कहा, यह संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र बना रहे हैं। गिद्ध की बात कहकर वो प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ के पीड़ित और दुखी परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश ने मंगलवार को कन्नौज दौरे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की लखनऊ और दिल्ली की सरकार
आपस में लड़ रही है। लखनऊ और दिल्ली वाले एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे हैं। संगम में गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आपस में टकरा रही हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, वहीं केंद्रीय प्रदूषण की रिपोर्ट है कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही गंदगी को लेकर एनजीटी ने सवाल उठाया है। गंगा के पानी को लेकर हम लोगों ने नहीं, खुद केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां सवाल उठा रही हैं। महाकुंभ में साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की थी। दोनों सरकारें फेल हो गई हैं। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। रेखा गुप्ता की ओर से रिपोर्ट पेश करने से पहले ही दिल्ली विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया। पेश किए गए सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पीटीआई की खबरों के आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर पेश 14 में से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण के लिए बदलाव को सुझाव देने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 2 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। सदन में हंगामा कर रहे आप विधायकों को पहले तो चेतावनी दी गई, फिर विधायकों को बाहर निकालने के लिए मार्शलों का सहारा लिया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर कहा है, ये लोगों के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट आई है तो उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार पर भी ऐसी कई सीएजी रिपोर्ट आई हैं, लेकिन ना तो इस पर चर्चा हुई है और ना ही मीडिया ने इसे राजनीतिक एजेंडा बनाने की हिम्मत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ताजा बयान से मीडिया में नए सिरे से हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार ने मीडिया में आकर ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी समेत तमाम एनडीए के घटक दलों के सामने जवाब देने की चुनौती आ गई है। सीएम नीतीश के बेटे का ऐसा बयान आने से हर कोई अचंभित भी है। दरअसल नीतीश के बेटे निशांत ने पीएम मोदी को नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री कहने पर कहा है कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए। उनके कहने का ये अर्थ भी निकाला जा रहा है कि पीएम मोदी ने कोई एहसान नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करे। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा कि घर घर जाकर पिताजी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो बताएं। पिछली बार कमी रह गई थी, 43 सीटें आई थी, इस बार ज्यादा होनी चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से भी निशांत को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर तक आ गया है। इस पर निशांत ने कहा है कि कहते हैं कहने दीजिए, जनता के दरबार में चलते हैं, वही तय कर देगी। बता दें कि नीतीश कुमार जब भी नाराज होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देने लगते हैं। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। भागलपुर में बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी की किसान सम्मान महारैली थी। इसके आयोजन के बाद भागलपुर के सर्किट हाउस में बीजेपी के दिग्गज नेता मंत्रणा कर रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लेकिन इस बातचीत के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री गिरिराज सिंह कुछ ऐसा बोल गए कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लीक वीडियो में सम्राट चौधरी कहते दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तेजस्वी के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। सम्राट चौधरी की बातों से साफ है कि बीजेपी लालू यादव को निशाना बनाने की योजना बना रही है। चर्चा में ये भी सामने आया कि लालू यादव पर केंद्रित रहना अधिक फायदेमंद होगा। इस दौरान बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथ जोड़े दिखाई दे रहे थे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस साल बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर कहा है कि कोई भी दल कांग्रेस का अपमान करके बीजेपी को नहीं हरा सकता है। पत्रकारों से पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव मेरे सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन पर कहा कि गठबंधन है और कांग्रेस अपनी ओर से गठबंधन नहीं तोड़ती है।
अगर लालू यादव जी का सम्मान है तो कांग्रेस का भी ऊंचा सम्मान है। पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा, कांग्रेस को अपमान करके कोई भी दल बीजेपी को नहीं हरा सकता है। बिहार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को समन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाई प्रोफाइल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई द्वारा दायर अंतिम चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी हेमा यादव और बेटे तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी कर 11 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तलब किया था। दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव को भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में तलब किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मैच रद्द हो गया है। ये मैच पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.